क्या आंसर आ गया? कार्तिकेय, आर्यन, विधि या भी? यस सर, आ गया। आरमेक्स जब कैलकुलेट किया, क्या क्वाड्रेटिक इक्वेशन बना था? यस विधि, सर। क्या यस बता, सर। तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन का बता दो, मैं इक्वेशन लिखे ना, लिखना चाहे तो क्या लिखें? सर मैंने एच और रेडियस ऑफ अर्थ के फॉर्म में लिखा है 20h² प्लस 20 h² एच स्क्वायर। प्लस 8 RH। नहीं, आरएमएक्स में के टर्म्स में कोई लिखे क्या? आरएमएक्स के टर्म्स में लिखना चाहें तो क्या होगा, कोई बताओगे? मुस्कान या भी? सर मेरा आंसर गलत आ गया। अच्छा, आर्यन, इक्वेशन तो बता दो, क्वाड्रेटिक इक्वेशन आरएमएक्स के टर्म्स में क्या आया? सर एच की फॉर्म में लिखा है मैंने भी। एच के फॉर्म में ही सब कन्वर्ट कर लिए? चलो बोलो फिर, एच के फॉर्म में ही बोलो। सर 20h² 20h² प्लस 8RH प्लस 8 RH। कौन सा आर, कैपिटल आर? यस सर, रेडियस ऑफ अर्थ एच आर एच -3RE²। -3RE²। इसको सॉल्व किए तो एच कितना आ गया? दो वैल्यू आया होगा, दोनों वैल्यू बता दो मुझे। सर एक वैल्यू तो सर नेगेटिव में आ रही है सर, इसलिए वो मैंने निकाली नहीं, और दूसरी आ रही है 0.235RE। 235RE, दूसरी वाली वैल्यू भी निकाल के बता दो क्या लिखे। विधि, दूसरी वैल्यू कितनी आई थी? सर वो नेगेटिव में थी तो मैंने आगे सॉल्व नहीं की। सॉल्व करो एक बार। ओके सर। काम का है तभी बोल रहे हैं कि उसे भी सॉल्व करना है। सर दूसरी वैल्यू -0.635 आएगी। -0.635, 635। क्योंकि अभी तो आप केवल मैक्सिमम डिस्टेंस की बात है, ऐसा ही क्वेश्चन एक है जिसमें मैक्सिमम मिनिमम दोनों बताना रहता है। चलो बढ़े 10th क्वेश्चन पे। मुस्कान, 10th हो गया? यस सर। पढ़ना 10th को एक बार। The diameter and density of a planet are twice that of Earth. Assuming the Earth and the planet to be of uniform density, find the ratio of the length of two simple pendulums of equal time periods on the surface of planet and that of Earth. पेंडुलम देख के लग रहा है सभी डर गए क्या? ठीक ना, पेंडुलम का टाइम पीरियड ये होता 2π√L/g। यहाँ पे एक प्लैनेट है, एक अर्थ है, और प्लैनेट का रेडियस, प्लैनेट का डेंसिटी ट्वाइस ऑफ डेंसिटी ऑफ अर्थ है, ट्वाइस ऑफ रेडियस ऑफ अर्थ है।
बताना मुस्कान क्या लिखे? सर इसमें जब हम मास निकालेंगे इसका तो 2 इंटू एम ई इज इक्वल्स टू एम पी अपॉन 8। सर ये रेडियस से आया है, मतलब डेंसिटी इज इक्वल्स टू मास अपॉन वॉल्यूम। जब हम इससे करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा 16 एम ई इज इक्वल्स टू एम पी। मतलब प्लैनेट का मास कैलकुलेट कर रहे हैं। यस सर। तो mp ये हो जाएगा 4/3 पाई rp क्यू रो पी, 4/3 पाई rp क्यू की वैल्यू पुट कर दें रेडियस ऑफ अर्थ के टर्म्स में, 2re का स्क्वायर ट्वाइस ऑफ रोई, और ये हो जाएगा 8, ये सॉरी क्यूब है ना, यस तो ये हो जाएगा 16 टाइम्स 16 टाइम्स मास ऑफ अर्थ हो गया। फिर सर इसके बाद हमें ये दे रखा है टाइम पीरियड दोनों का इक्वल है, तो जितना वेरिएशन हमारे पास, तो जी में जो वेरिएशन आएगा वो आएगा जी इंटू एम ई अपॉन आर ई स्क्वायर। प्लैनेट पे जी निकाल लें, जीएमपी बाई ट्वाइस ऑफ आर का स्क्वायर, जी 16 टाइम्स एम ई बाई 4 आर का स्क्वायर, 4 टाइम्स जी हो गया। ये करना था ना? यस सर। बताना टाइम पीरियड T1 T2 सेम है। चलो ये अर्थ वाला और ये प्लैनेट वाला, तो अर्थ वाले पे लिख दें 2 पाई रूट अंडर अर्थ वाले का लेंथ L1 माने, या चलो LE माने, और ये G लिखें, 2 पाई प्लैनेट वाले का लेंथ LP माने, और G की वैल्यू सर 4 टाइम्स G माने, और यहां से जो भी पूछ रहा बता देंगे आंसर। यस सर। कार्तिकेय, आर्यन, क्लियर है ये 10th वाला? यस सर। यस सर। देखना अभी तो हम लोग आर्काइव के डाउट जहां तक बढ़े थे उसके आगे बढ़ेंगे, ठीक है? उससे पहले होमवर्क की बात कर लें। देखना हम नहीं चाहते कि आपको एक बार में सारे कठिन कठिन क्वेश्चन ही कराएं। आप लेवल 1 किए, कठिन था तो थोड़े बीच में इजी कराते, फिर से कठिन पे आएंगे। तो होमवर्क में आपको दें 11, 12, 13, ये लेवल 1 सब्जेक्टिव का है, लेवल O सब्जेक्टिव। 1 to 12 करो क्योंकि आसान वाले क्वेश्चन तो 15 क्वेश्चन दे रहे हैं, इन्हीं क्वेश्चन है जो थोड़ा कठिन वाला है। कठिन वाला क्या है, बस पूछना है, और बाकी तो 1 to 12 आसान आसान है वहां पे। क्या चलेगा इतना? यस सर। हम लोग देख रहे थे सिंगल करेक्ट ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन। आप एक बार आर्काइव ले आओ अपने पास।
देखना कल हम लोग लास्ट क्वेश्चन जो किए थे ये 2009 वाला क्वेश्चन था, क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 पूरी तरह हो गया था ना विधि? यस सर। अभी हम लोग करेंगे 11, 12, 14, 19, 31 ये करेंगे। देखना 11 करने का मतलब 2006 वाला क्वेश्चन है। विधि एक बार पढ़ना 2006 वाला क्वेश्चन। A solid sphere of mass capital M and radius capital R having moment of inertia about an axis passing through the center of mass as I is recasted into a disk of thickness T whose moment of inertia about an axis passing through its edge and perpendicular to its plane remains I, then the radius of the disk will be. देखना ये पहले सॉलिड स्फीयर था, अब इससे डिस्क बना दिए। देखना ये डिस्क बन गया, सॉरी ये बन गया डिस्क। सॉलिड स्फीयर में एक्सिस कौन सा था? सेंटर से पास कर रहा, तो सेंटर से पास करने वाला तो हमेशा डायमीटर ही होगा। मोमेंट ऑफ इनर्शिया सॉलिड स्फीयर का आप लिखते हो 2/5 mr²। ये सॉलिड स्फीयर का हो गया। इसमें एक्सिस, इसका थिकनेस t है, ये थिकनेस हुआ, और ये इसका रेडियस हुआ, ये सेंटर है O डिस्क का। देखना एक्सिस कुछ ऐसा, देखना इस एक्सिस के बाद मोमेंट ऑफ इनर्शिया आई है, ये IJ लिखोगे तो मास तो नहीं बदला, मास तो सेम ही रहेगा। मोमेंट ऑफ इनर्शिया भी सेम है, तो I लिखोगे आप यहां से IG प्लस रेडियस R1 लिखें, मास सेम M R1 का स्क्वायर। IG होगा डिस्क में 1/2 mr1 स्क्वायर प्लस mr1 स्क्वायर, दैट इज 3/2 mr1 स्क्वायर इक्वल टू 2/5 mr स्क्वायर। ये फर्स्ट इक्वेशन हो गया। और मास का लिखते डिस्क का, मास का लिखते πr स्क्वायर πr1 स्क्वायर इंटू टी। तो यहां से t की वैल्यू आ जाएगी m/πr1 स्क्वायर। इक्वेशन 1 से यहां से r1 ले आओ, r के टर्म्स में आएगी, और सेकेंड इक्वेशन में पुट करो तो थिकनेस आ जाएगी। बस यही है, यही था 11th। आगे बढ़े। ये 11th किसका डाउट था? बोलने में संकोच मत करो, बोलो अपनी बात।
नेक्स्ट है 12। कार्तिक एक बार 12 पढ़ना। सर कौन से ईयर का है? ये 2005 का है। In the figure shown, a cubical block is held stationary against a rough wall by applying force capital F. Then incorrect statement among the following is. देखना क्यूबिकल ब्लॉक है और वॉल रफ है। फोर्स एफ जो लगा रहे हैं ये क्यूबिकल ब्लॉक के सेंटर के लॉन्ग लगा रहे हैं। देखना ये वॉल, ये क्यूबिकल ब्लॉक। क्यूबिकल ब्लॉक का साइड 2A, तो ये डिस्टेंस ये होगा, मास m है और ये फोर्स लग रहा है ऐसे, तभी दोनों तरफ से दिखा दिया कि देखना मिडवे है, नॉर्मल भी है और मिडवे है, मतलब सेंटर ओ से पास करेगा ये। अदर फोर्सेस की बात करें कौन कौन सा फोर्स लगेगा इस पे, आप दिखाओगे नीचे इसका वेट mg पॉइंट ओ से पास करेगा। नॉर्मल डायरेक्शन बेसिकली यहाँ पे शिफ्ट करेगा, इन जनरल नॉर्मल डायरेक्शन ओ से पास करता, लेकिन ये क्यूब का टेंडेंसी होगा टॉपल करने का क्लॉकवाइज ड्यू टू फ्रिक्शन। फ्रिक्शन लग रहा होगा ऊपर की तरफ स्टैटिक, जो कि mg के बराबर है। तो नॉर्मल डायरेक्शन कुछ शिफ्ट करेगा, देखना नॉर्मल डायरेक्शन का डायरेक्शन दिखाएं कैसा लगेगा, कहां पे ऐसा कुछ शिफ्ट करेगा नॉर्मल डायरेक्शन। तो यहां पे हुआ, ये ध्यान रखना है, शिफ्टिंग ऑफ नॉर्मल डायरेक्शन वाला प्रॉब्लम हुआ। अब देखें ऑप्शन के, फ्रिक्शन फोर्स स्मॉल एफ mg के बराबर होगा, सही करा, दोनों वर्टिकल डायरेक्शन में फोर्स है, तो सिग्मा Fy 0 करोगे तो Fs इक्वल टू mg आएगा ही। F इक्वल टू n जो अप्लाइड फोर्स है उसके बराबर नॉर्मल डायरेक्शन होगा, ये भी सही है, बी भी सही हो गया। आपको ढूंढना है इनकरेक्ट स्टेटमेंट। F doesn't apply any torque about the center of mass. Really? सेंटर ऑफ मास से तो गुजर रहा है, तो कैसे टॉर्क अप्लाई करेगा? And doesn't apply any torque about the center of mass. नॉर्मल डायरेक्शन तो सेंटर ऑफ मास के बाद टॉर्क अप्लाई करेगा क्योंकि वो शिफ्ट हो गया। तो आंसर हो गया डी। ये ध्यान रहे, शिफ्टिंग ऑफ नॉर्मल डायरेक्शन बार बार एडवांस में पूछा जा रहा। सर इसमें एक डाउट है। हाँ बताना आर्यन, जो भी डाउट है। सर ये कैसे पता चलेगा सर कि सेंटर के नीचे आएगा, नॉर्मल रिएक्शन है ऊपर? देखना इस क्वेश्चन के लिए तो नीचे ऊपर आप किधर भी शिफ्ट करो तो चलेगा, सेंटर से तो पास नहीं करेगा। अब देखना नीचे क्यों पास करेगा जाएगा उसको, ये बॉडी ना तो ट्रांसलेट कर रही ना ही रोटेट कर रही। अगर रोटेट नहीं कर रही तो टॉर्क अबाउट एनी पॉइंट 0 होगा। ठीक है आर्यन? यस सर। एनी पॉइंट में ओ भी आता तो टॉर्क ओ के अबाउट 0 कर दो। ओ के अबाउट जब आप देखोगे तो mg का टॉर्क नहीं, f का टॉर्क नहीं, तो 2 0 0 हो गया। फ्रिक्शन का टॉर्क है क्लॉकवाइज, तो नॉर्मल डायरेक्शन को एंटी क्लॉकवाइज देना है। एंटी क्लॉकवाइज देना संभव है नीचे शिफ्ट करके ही,
यस सर, आ गया समझ। ठीक है ना। अब इतना ही नहीं, ये भी बता सकते कितने क्या डिस्टेंस होगा पॉइंट ओ से। आप लिख दो x, टॉर्क लिखो तो लिखोगे mg इंटू फ्रिक्शन फोर्स का टॉर्क लिख रहे हैं mg इंटू a/2। नॉर्मल रिएक्शन है F इंटू एक्स इक्वल टू 0। एक्स की वैल्यू आ गई mg a/2 बाई एफ। आ गया। कितने डिस्टेंस से शिफ्ट करेगा ये भी बताओगे आप। अगर आप नहीं पता चले, गलत ले लो, ऊपर ले लो, सॉल्व करोगे x की वैल्यू नेगेटिव आ जाएगी तो बताओगे कि नहीं नहीं नीचे शिफ्ट करेगी। अभी जो ये टॉपल वाला केस था वहां भी नॉर्मल रिएक्शन का शिफ्टिंग हुआ था क्वेश्चन नंबर 8 में। यस सर। तो ये 11 हो गया, 12 हो गया, नेक्स्ट 14 है। आर्यन पढ़ना 14 को। सर 2005 वाला। हाँ 2005 वाला ही है। अब देखो यहाँ पे एक चीज ध्यान से देखो, 2005 में कितने क्वेश्चन हो गए एडवांस से? 3 क्वेश्चन, 12, 13, 14 नहीं। यस सर। अब देखो 2004 में 2 क्वेश्चन हो गए, 2003 में 2 क्वेश्चन हो गए, 2002 में 2 क्वेश्चन हो गए। तो जब भी टच कर रहा और रोटेशन पूछा ही जा रहा। 2009 में 2 क्वेश्चन हो गए, 12 में भी 2 क्वेश्चन हो गया, 12 में 3 क्वेश्चन हो गया, 4 क्वेश्चन हो गया 12 में। इस बात को ध्यान रखना कि आप 11th में जो टॉपिक आप पढ़ रहे हो सबसे इंपॉर्टेंट उसमें कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम और रोटेशन है। मेजर क्वेश्चन वहां से पूछा जाता और आपके सामने प्रूफ भी है। अब तो आर्काइव आप देखोगे तो पता चलेगा। तो एक बार एच.सी. वर्मा करने के बाद उस टॉपिक को एच.सी. वर्मा से करने की जरूरत नहीं है, लेकिन आर्काइव को तो बार बार करने की जरूरत है। खास करके एडवांस वाला आर्काइव जो स्टूडेंट भी तीनों सब्जेक्ट में पूरी तरह कर ले, ऐसा कभी हो नहीं सकता कि उसका आईटी एडवांस में रिजल्ट ना हो। आज तक मुझे कोई ऐसा नहीं दिखा कि जो आईटी एडवांस का आर्काइव पूरी तरह तीनों सब्जेक्ट में किया और उसका रिजल्ट नहीं हुआ। कई स्टूडेंट तो ऐसा भी दिखा जो फेज 1, फेज 2, फेज 3 में उसके मार्क्स एवरेज नहीं, बिलो एवरेज ही रहा। फेज 4 में थोड़ा ऊपर गया जिसमें सभी लोग आइडेंटिफाई किए कि नहीं मार्क्स इसका ठीक ठाक आ रहा, और फाइनली आईटी में उसका रैंक आया 1100 समथिंग। वो अपना काम ऑनेस्टली किए जा रहा था, आईटी एडवांस पे फोकस करके काम कर रहा था। हाँ सबका अपना अपना होता ब्रेन का, किसी का फास्ट आईक्यू होता या प्रॉब्लम सॉल्विंग फास्ट होता है, किसी का कम होता, लेकिन जो मेहनत करेगा पक्का रिजल्ट होगा। अब जानो कि पैकेज सीखने के लिए है, एच.सी. वर्मा सीखने के लिए है। पैकेज थोड़ा बहुत आपको टच देता कि हमारा कंपटीशन में किस ढंग का क्वेश्चन पूछा जाता। एडवांस वाला आपको एकदम रिजल्ट के करीब ला देता उस टॉपिक के रिगार्डिंग कि देखना यही बातें पूछी जाती है, बाकी जो पढ़े वो नॉलेज के लिए पढ़े, आपको फोकस तो यहां रखना है। आर्यन पढ़ना 14 को। A particle is confined to rotate in a circular path with decreasing linear speed. Then which of the following is correct? So options भी पढ़ने हैं। देखना पहले हम एक बार बता दें, पाथ सर्कुलर है, सर्कुलर पाथ कर रहा है और डिक्रीजिंग लीनियर स्पीड है, मतलब नॉन यूनिफॉर्म है। आपको करेक्ट स्टेटमेंट ढूंढना है। जब भी करेक्ट इनकरेक्ट हो तो जरूर ध्यान दो कि करेक्ट हमें ढूंढना है या इनकरेक्ट ढूंढना है।
आर्यन पढ़िए ऑप्शन को। Angular momentum is conserved about the center. देखना जैसे ही स्पीड डिक्रीज कर रहा है तो ऑब्वियस एंगुलर मोमेंटम का मैग्नीट्यूड तो चेंज करेगा। डायरेक्शन तो ठीक है, अगर एंटी क्लॉकवाइज घूम रहा तो हमेशा आर क्रॉस पी करोगे तो वो एंगुलर मोमेंटम अलोंग द एक्सिस अपवर्ड आएगा, लेकिन मैग्नीट्यूड तो चेंज कर रहा है, तो ये हमारा करेक्ट तो हो नहीं सकता। करेक्ट ढूंढना था, तो ये हमारा आंसर का पार्ट नहीं है। आगे बढ़िए आर्यन। Only direction of angular momentum is conserved. अभी तो बात कर रहे थे कि डायरेक्शन हमारा फिक्स्ड है, मैग्नीट्यूड नहीं, और वो एंगुलर मोमेंटम वर्ड लिखा, दैट मीन्स मैग्नीट्यूड डायरेक्शन दोनों देखना था। तो बी तो हमारा करेक्ट हुआ और सिंगल करेक्ट है, तो एग्जाम में तो हम लोग यहीं रुक जाएं कि हमें पता चल गया कि बी करेक्ट है, टाइम वेस्ट नहीं करें। लेकिन अभी तो प्रैक्टिस कर रहे हैं तो हम लोग बाकी ऑप्शन को भी पढ़ें। It spirals towards center. सर्कुलर पाथ है, दैट मीन्स रेडियस तो फिक्स ही बात हुई, तो ये स्पाइरल वजह तो आपको का कहीं कोई मीनिंग आता नहीं। आगे, Its acceleration is towards the center. अगर नॉन यूनिफॉर्म है तो रेडियल के साथ टेंजेंशियल भी तो है, तो सेंटर की तरफ नेट कैसे हो सकता? हमारा आंसर केवल बी होगा। हमें लग रहा है जिसका भी डाउट है, अब तो मेरे पास यहाँ चार्ट वाला आपका लिस्ट है नहीं, तो आप समझ गए होगे। नहीं किसी को भी दिक्कत है, चाहे आप पूछे थे या नहीं पूछे थे, तो आप माइक्रोफोन ऑन करके अपनी बात पूछो। 14 के आगे हम लोग बढ़े। नेक्स्ट वाला क्वेश्चन 19 है। 19 को पढ़ना। कार्तिकेय एक बार पढ़ो 19 को। कौन से ईयर का है? 19 वाला 2002 है। A circular platform is free to rotate in a horizontal plane about a vertical axis, passing through its center. A tortoise is sitting at the edge of the platform. Now the platform is given an angular velocity omega naught. When the tortoise moves along the chord of the platform with a constant velocity with respect to the platform, the angular velocity of the platform omega as function of t will vary with time t as. देखना ये प्लेटफॉर्म, ये इसके बहुत ओमेगा से रोटेट कर रहा है। एक टॉर्टोइज यहाँ पे है और एक कॉर्ड के लॉन्ग मूव कर रहा है। देखना ये पहले तो नजदीक आ रहा है, यहाँ से P से P1 से P2 तक ये एक्सिस के करीब आ रहा है, और P2 से P3 तक एक्सिस से दूर जा रहा है। तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया पहले घटेगी फिर बढ़ेगी। पॉइंट O के बाद एंगुलर मोमेंटम ये कांस्टेंट रहेगा। मोमेंट ऑफ इनर्शिया अगर पहले घटी तो ओमेगा बढ़ेगा और फिर ओमेगा घटेगा। ठीक है, तो हमारा देखना एंगुलर मोमेंटम आप लिखोगे तो ये होगा I इंटू ओमेगा कॉन्स्टेंट। मोमेंट ऑफ इनर्शिया प्लेटफॉर्म का माने I नॉट। टॉर्टोइज का मास m है और इसका जो डिस्टेंस है x, ये वैरी कर रहा है, mx स्क्वायर इंटू ओमेगा कांस्टेंट। तो देखना ओमेगा में लीनियर फंक्शन तो होगा नहीं, टाइम का स्क्वायर होगा, तो लीनियर वेरिएशन नहीं होगा और मैक्सिमम होगा फिर डिक्रीज करेगा। मैक्सिमम किस में दिख रहा? बी और डी, और लीनियर वेरिएशन भी ना हो, नहीं हो, तो ऑप्शन बी हो गया। आंसर हो गया बी। या भी समझ में आया ये 19? यस सर। विधि, मुस्कान, क्लियर है ये?
Yes, sir. देखना टाइम 3 मिनट बच रहा और सिंगल करेक्ट ऑब्जेक्टिव में एक ही क्वेश्चन बच रहा। ये है 31, तो थोड़ा टाइम ज्यादा भी लगे तो इसको समझ के ही जाना है। तो सिंगल करेक्ट तक हम लोग पूरी तरह पहुंच गए, मतलब फिल इन द ब्लैंक्स, ट्रू फॉल्स और सिंगल करेक्ट हो गया। इसके आगे पहले सब्जेक्टिव करते, आप तो पूरा पूरा ट्राई कर लिए हो, सब्जेक्टिव डिस्कस करेंगे, फिर आएंगे कॉम्प्रिहेंशन और मल्टी करेक्ट पे, क्योंकि ज्यादा अच्छा क्वेश्चन सब्जेक्टिव में मिल जाएगा और हो सकता है कि उसके बेसिस पे आप ट्राई करो तो इधर भी बात बन जाए। कम से कम मल्टी करेक्ट में तो बन ही जाएगी, कॉम्प्रिहेंशन में तो सब्जेक्टिव क्वेश्चन ही होता, वो तो कहने को कॉम्प्रिहेंशन है। तो देखना 31 में विधि पढ़ना 31 को। थर्टी वन है बेसिकली 92 का क्वेश्चन है। विधि नहीं है क्या मीटिंग में? विधि? Yes, sir. अच्छा, पढ़ रही हूँ। एक डिस्कनेक्ट कौन हुआ मीटिंग से? शांतनु क्या? सर मैं पढ़ूं? हाँ पढ़ो आप। A tube of length capital L is filled completely with an incompressible liquid of mass capital M and closed at both the ends. The tube is then rotated in a horizontal plane about one of its ends with a uniform angular velocity omega. The force exerted by the liquid at the other end is देखना यहाँ पे, ये ध्यान से सुनना सभी इस क्वेश्चन को। ऐसा क्वेश्चन बार बार जेईई मेंस में पूछा जा रहा है, अब तो है भी पुराना क्वेश्चन एडवांस का। देखना यही ट्यूब में मान लो लिक्विड भरी हुई है, ये थोड़ा और थिक बना ट्यूब को। ये ट्यूब है और ये रोटेट कर रहा इसके बाद, इसमें लिक्विड भरी हुई है जिसका मास m है, ट्यूब का लेंथ l है। देखना यहाँ पे x डिस्टेंस पे एक एलिमेंट कंसीडर कर लिए जिसका लेंथ है dx, उसका मास dm m/l इंटू dx। इसमें प्रेशर वैरी करेगा, तो यहां पे प्रेशर लेफ्ट हैंड साइड में प्रेशर माने P, तो राइट हैंड साइड में प्रेशर होगा P प्लस dP। आप देख रहे हो लिक्विड में हॉरिजॉन्टल एक्सेलरेशन है तो प्रेशर वैरी करेगा ना। लेफ्ट हैंड साइड है एक्सेलरेशन, तो राइट हैंड साइड उसके अपोजिट प्रेशर वैरी कर रहा। और यहाँ पे न्यूटन्स लॉ लगा दें, F net इक्वल टू मास इंटू एक्सेलरेशन, P प्लस dP इंटू क्रॉस सेक्शन एरिया स्मॉल a माइनस PA, यही नेट फोर्स हो गया। और मास अभी लाए थे m/l dx, m ओमेगा स्क्वायर इंटू एक्स। लेफ्ट हैंड साइड वाला टर्म जब आप सिंप्लीफाई करोगे तो ये dp इंटू क्रॉस सेक्शन एरिया स्मॉल a माने है, या कंफ्यूजन ना हो एक्सेलरेशन के साथ, तो चलो क्रॉस सेक्शन एरिया को हम लोग कैपिटल A लिख देते। कैपिटल A कैपिटल A कैपिटल A, और राइट हैंड साइड में हो गया m/l dx ओमेगा स्क्वायर एक्स। इंटीग्रेट कर दो, इंटीग्रेट करोगे x की वैल्यू 0 लेंगे,
तो यहाँ पे तो लिक्विड को प्रेशर की जरूरत है नहीं, तो 0 होगा प्रेशर। एक्स की वैल्यू आप एल लोगे तो प्रेशर वहां पे पी माने। तो ये लेफ्ट हैंड साइड का इंटीग्रेशन होगा पी ए, और राइट हैंड साइड में एम बाई एल ओमेगा स्क्वायर, ये सारा कांस्टेंट आ गया। एक्स डी एक्स का इंटीग्रेशन एक साथ लिमिट विमिट पुट ही करते हैं, एल स्क्वायर बाई 2, और यही पी ए तो फोर्स हो गया। मैं फोर्स ही चाहिए था, फोर्स कितना लगा रहा है ये पूछ रहा था आपसे। तो ये आ गया एम ओमेगा स्क्वायर एल बाई 2। समझ में आया क्या? Yes, sir. तो देखना ये 92 का क्वेश्चन है, लेकिन ये आपके जेई मेंस के लिए काफी इंपॉर्टेंट है। मेंस के लिए क्यों, एडवांस में पूछा जाएगा, अलग तरीके से पूछा जाएगा। ये रोटेशन का भी क्वेश्चन हुआ और ये फ्लूइड मैकेनिक्स का भी क्वेश्चन हुआ। ये समझ गए क्या सभी? Yes, sir. तो देखना आज यहीं तक, जो लिख लिए कुछ पूछना नहीं, आप मीटिंग से जा सकते हैं। अगली बार हम लोग सब्जेक्टिव क्वेश्चन डिस्कस करेंगे, तो यहाँ आके मत ढूंढना आप कौन सा क्वेश्चन आपको पूछना है। आप ऑलरेडी लिख के लाओ कि हमें ये सब क्वेश्चन पूछना है, इमीडिएट आप चैट में जब हम बोले आप शेयर कर सको। आर्काइव वाले पैकेज में ही आप पेंसिल से लिख देना ये बात कि हमें ये सब्जेक्टिव में ये क्वेश्चन पूछना, कॉम्प्रिहेंशन में ये पूछना, ताकि आपको बोलने में थोड़ा भी टाइम न लगे। चलो फिर, ओके, बाय।